नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। विवादों में फंसी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अमित शाह से मिलने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दिल्ली दौरा रद्द हो गया। हाल के दिनों में ललित गेट और व्यापम घोटाले ने सरकार और पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले बीजेपी इन मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर रवैये से बचने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी सरकार में आने के बाद पहली बार सहयोगी दलों की बैठक भी बुला रही है। उधर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने आज ऐलान कर दिया कि सरकार के पास 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में एक्शन नहीं लिया गया तो बीजेपी के लिए सदन चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के दबाव में बीजेपी अध्यक्ष ने शिवराज और वसुंधरा को तलब किया? क्या शिवराज वसुंधरा की सफाई पर मान गए हैं अमित शाह? और सवाल यह भी कि क्या मानसून सत्र में विपक्ष से मुकाबला कर पाएगी मोदी सरकार? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। परसों से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार इस बात से परेशान है कि ललित गेट व्यापम घोटाले से हुई पार्टी की फजीहत से संसद में कैसे निपटेगी। मोदी सरकार को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर सुषमा, वसुंधरा और शिवराज के मुद्दे पर पार्टी सही तरीके से अपना बचाव नहीं कर पाई तो ये मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ना तय है, जहां इस बार जीएसटी और भूमि बिल जैसे महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा करनी है। यही वजह है कि बीजेपी ने विवादों में फंसे अपने तीनों नेताओं सुषमा स्वराज, शिवराज और वसुंधरा को दिल्ली में तलब किया है। खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा और शिवराज से अपने मामले से जुड़े दस्तावेज लाने को कहा है, ताकि संसद में पार्टी विपक्ष के हमलों का बचाव कर सके। मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि ललित गेट प्रकरण पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद में खुद अपना बचाव करेंगी और सबूत पेश करने के बाद शिवराज वसुंधरा का बचाव पार्टी करेगी। तो उधर मानसून सत्र के पहले ही विपक्ष के तेवर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर तीनों विवादित नेताओं का इस्तीफा नहीं हुआ तो संसद नहीं चलने दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इन 1-2 दिन में उन पर एक्शन लेती है तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का चलना और आसान होगा, बिल पास करने और आसान होंगे। ये जो मुद्दे हमने उठाए ये भी सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही सक्षम है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है। तो इस दफा तो डायरेक्टली ये माननीय प्रधानमंत्री जी को ही निर्णय लेना होगा कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा। विपक्ष के हमलावर तेवर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कमर कस ली है। इसका इशारा प्रधानमंत्री जम्मू में भी कर चुके हैं। तो हम यहाँ मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। आज प्रधानमंत्री एनडीए के सभी घटक दलों के साथ मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। उधर अमित शाह ने खुद के बचाव में सबूतों के साथ शिवराज और वसुंधरा को तलब किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ललित गेट और व्यापम घोटाले पर विपक्ष के हमले का मुकाबला कर पाएगी मोदी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। हाल के दिनों में जो तमाम सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में कुंवर भारत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता। हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। कांग्रेस से शोभा ओझा मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और आरएसएस के विचारक हैं अजनिवेश अवस्थी साहब, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल आपसे मेरा कुंवर भारत सिंह जी, आपने सुना गुलाम नबी आजाद ने जो बातें आज कही है। 2 दिन का वक्त आप लोगों के पास बचा है। उन्होंने अल्टीमेटम एक लिहाज से आप लोगों को दिया है, एक्शन लो नहीं तो सदन नहीं चलने देंगे। अभी भी क्या आप लोग इस मूड में है कि एक्शन लेंगे? कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है ये कि इतने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद साहब जैसे धमकी दे रहे हैं कि जो लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा मंदिर जो है उसमें वो कार्यवाही नहीं होने देंगे। क्या ये कांग्रेस की लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या इस तरह से काम होगा? ये टैक्स पेयर का पैसा है साहब, ये इस गरीब जनता का पैसा है जिसकी गाड़ी कमाई है, जिससे लोकसभा और राज्यसभा चलती है। बिल्कुल, ये नहीं पिछली सरकारों में भी सदन आप लोग भी कैसे नहीं चलने देते थे। क्या आपके लिए यह सवाल नहीं है, यह मसला नहीं है कि जो सवाल खड़े किए गए हैं, जिन चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा लें, उस पर आप लोग कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं? एक शब्द नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने विषयों पर बोली ना हो। आप पिछले सत्र कार्रवाई की बात पे मैं कह रहा हूं, ऐसे तो तमाम बातें कार्रवाई तत्काल नहीं हो सकती साहब, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होगी। इंक्वायरी के कह दिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कह दिया है, सीबीआई की जांच चल रही है। ये सारी जांचें होंगी तभी तो होगी। इनके इतने घोटाले हुए थे, क्या उनमें एकदम हाथ के हाथ इस्तीफे ले लिए गए थे? किस चीज का घोटाला नहीं हुआ? कोयला से लेके और हवा तक, 2G तक, पनडुब्बी
यूपी से लेकर हर चीज में तो इन्होंने पैसा एक बात बताइए, खैर, भारतीय मैं इस बढ़िया न्यूज 24 चैनल का और खास तौर से हमारे सदन का, लोकसभा और राज्यसभा का समय ये आपस की छिछालेदारी में ना बिताया जाए। जैसे मैंने कहा, इस जनता की गाड़ी कमाई है साहब, जिसके खर्च से ये चलता है। बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन सुविधा के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां ये तय करती हैं सर कि सदन चलने दे ना चलने दे। यूपीए के दौरान हमने देखा है कई बार आप लोग भी सदन नहीं चलने देते थे, उस दौरान आप भूल जाते थे कि टैक्स पेयर का ये पैसा है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, अगर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राज सिंधिया को आप बुलाते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिलने के लिए, तो क्या विपक्ष का दबाव है ये? अब क्यों बुला रहे हैं मानसून सत्र से पहले? इतना विवाद हो गया, आपने अब तक नहीं बुलाया था, उनसे कुछ बात करना मुनासिब नहीं समझा था? देखिए साहब, जो गंभीर विषय हैं वो फेसबुक और ट्विटर पे नहीं होते हैं। वो गंभीर विषय तो सदन में ही बोले जाते हैं, सदन में ही इनका खुलासा होता है। प्रधानमंत्री और जो भी संबंधित मंत्री हैं कभी भी अपने विषय से हटे नहीं हैं। और सुषमा स्वराज जी, हम सब इससे सहमत होंगे, विपक्ष के लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि सुषमा स्वराज जी तो सबसे हुनरवान और सबसे बढ़िया वक्ता हैं हमारे सदन में इस समय। जी। और वो कभी भी कतराती नहीं है विषय का सामना करने से, अपने प्रश्नों के उत्तर देने से। और इतनी अच्छी वक्ता है, उन्होंने जो आज एक बात कही है उससे मुसीबत भी आप लोग की बढ़ सकती है। मैं उस पर आगे आऊंगा। पहले विनोद शर्मा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस के नेता मेरे साथ अभी नहीं जुड़ पाए, नहीं तो उनसे मैं कमेंट लेता। आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी मानसून सत्र इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और कोई इस्तीफा कुछ नहीं होने जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस आप कह रही है कि एक्शन लो, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। बीजेपी अपनी जगह अड़ी हुई है। देखिए, कांग्रेस का जो बयान है उससे सीधी सीधी ये बात साबित होती है कि कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर इन लोगों के इस्तीफे की वो मांग करेगी तो इन लोगों का इस्तीफा नहीं होगा। कोई भी सत्तारूढ़ दल विपक्ष के दबाव में अपने नेताओं से इस्तीफा नहीं लेता। ये जग जाहिर बात है और ये एक्सपीरियंस्ड बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो ये बयान है ये टैक्टिकल बयान है, ताकि उनके पास मुद्दा बना रहे जब पार्लियामेंट बैठती है। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी, वो अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू सो द विंड यू आर गोइंग टू रीप द व्हर्लविंड, यू नो। अगर आप हवा बीजेंगे तो फिर आप तूफान ही काटेंगे। तो मैं समझता हूं कि परस्पर और हिस्टोरिकली जो विपक्ष है वो एक बात कहता है और जब वो सत्तारूढ़ हो जाता है तो दूसरी बात कहता है। अब इसमें कांग्रेस और बीजेपी में भेद नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो कल तक बात कांग्रेस कह रही थी, जो हमारे मित्र कह रहे हैं आज की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, ये कांग्रेस कहा करती थी। और भारतीय जनता पार्टी वो बात किया करती थी जो आज के दिन जो कांग्रेस कर रही है। हाँ। तो ये मैं समझता हूं कि चेहरे बदल जाते हैं सत्ता में, लेकिन जो तौर तरीके हैं वो नहीं बदलते। अब निजात इसी बात में है कि तौर तरीके बदलें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्रूशल मिस्टेक की मेरी नजर में। अगर लैंड बिल को मेज पे नहीं रखते तो जीएसटी भी पारित हो जाता और जो इनके बिल्स हैं वो भी पारित हो जाते। इन्होंने लैंड बिल को पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर बाद में जनता को समझाने की कोशिश की। इनको करना ये चाहिए था कि सत्तारूढ़ होते ही जनता को ये समझाने की कोशिश करते और समझाते रहते परस्पर कि इन लीगल चेंजेस की जरूरत है, इस पे लेजिस्लेशन की जरूरत है और इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, शहरों में होगा, देहातों में होगा। लेकिन जब ऑर्डिनेंस किसी मुद्दे पे जो कि संवेदनशील मुद्दा हो और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और भारतीय जनता जी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको पता है कि कितना संवेदनशील ये मुद्दा है, जमीन का मुद्दा है। लड़ाई हमेशा इंसान की जमीन पे हुई है, भले ही वो बात करने की जमीन हो, भाई रहने की जमीन हो, धान उगवाने की जमीन हो, कुछ मकान बनाने की जमीन हो। और जमीन के मुद्दे पे अगर आप 3 बार ऑर्डिनेंस लाए हैं, दिस इंडिकेट्स टू पॉलिटिकल एरोगेंस। ये करना नहीं चाहिए किसी भी। तो बात आगे बढ़ गई ना, सिर्फ जमीन बिल वाला मसला है नहीं। देखिए, बात कांग्रेस का भी उस पर अब ज्यादा फोकस नहीं है। कांग्रेस का ज्यादा फोकस इस बात पर है कि इस्तीफे ले लें। देखिए, बात सुनिए मेरी। सुषमा स्वराज, देखिए, जमीन का मुद्दा भी इसलिए है कि जमीन के मुद्दे पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है और माननीय प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की मीटिंग बुलाकर उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की इंतजार किए बिना इस मुद्दे को चीफ मिनिस्टर के लेवल पे डिस्कस करने की कोशिश की। अब विवाद ये है कि क्या ये इज इट अ वायलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? क्या इस सरकार का
जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैं, जो पार्लियामेंट जिसकी आप इतनी बात कर रहे हैं, स्वर्ण मंदिर है। चंद्रशेखर जी ने, आपने तो मंदिर कहा, चंद्रशेखर जी ने स्वर्ण मंदिर बोला था उसको, कि ये भारत की लोकतंत्र का स्वर्ण मंदिर है। क्या उस स्वर्ण मंदिर का ये परिहास है या उसकी इज्जत है? तो ये बात भी उठेगी। तो इसलिए मेरे को लगता है कुछ टेक्निकली मिस्टेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है उसको सुधारना चाहिए। चलिए, मैं अजनिवेश अवस्थी जी से कमेंट लेना चाहूंगा, आरएसएस के विचारक है। अजनिवेश अवस्थी जी, बीच का रास्ता आपको क्या कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी अपनी जगह अड़ी है, दाग लगे हैं तमाम बड़े नेताओं पर, मुख्यमंत्रियों पर, मंत्रियों पर, लेकिन फिलहाल बीजेपी को ऐसा लगता है कि दाग अच्छे हैं, उस पर कोई कार्रवाई के मूड में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस कह रही है साफ साफ कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे हम सदन चलने नहीं देंगे। देखिए, मुझे यह लगता है कि संसदीय लोकतंत्र में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग नहीं चलती है। संसदीय लोकतंत्र की जो मूल, उसकी जो चेतना है, उसकी जो भावना है, उसमें संसद में तमाम विषयों पर बहस हो। ठीक है। और आजकल तो लोकसभा टीवी है, पूरी जनता, पूरा देश उस बहस को बिल्कुल साक्षात रूप से देखता है। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है, वो संसदीय लोकतंत्र में उसकी आस्था है, लेकिन संसद कैसे चले ये राजनीतिक दलों का कार्य है। इसमें राजनीतिक दलों को अपनी सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वह संसद की राजनीति में पड़ने में विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बात साफ है कि ये आरएसएस इस बात से बिल्कुल आस्था रखता है और इस बात के लिए पूरी तरह इत्तेफाक रखता है कि संसदीय लोकतंत्र में किसी भी तरीके की अल्टीमेटम ब्लैकमेल की जरूरत, उसकी वो बहुत खतरनाक और ठीक है। अजनिवेश जी, देखिए, आपने इस समय अजनिवेश जी, मैंने जो सवाल पूछा उसमें दो चीजें थी। आपने अपनी सुविधा के मुताबिक मेरे एक प्रश्न के हिस्से का जवाब दिया, जो दूसरा पहलू था उसको आपने नहीं छुआ। संसदीय लोकतंत्र की चेतना का आपने जिक्र कर दिया। क्या संसदीय लोकतंत्र की चेतना में यह बात है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप लगे कि उनकी नाक के नीचे तमाम घोटाले हुए, तमाम गलत तरीके से भर्तियां हुई, कई लोगों की मौत हो जाए, फिर भी वो कुर्सी पर बने रहे? क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे कि उन्होंने किसी भगोड़े के लिए सिफारिशी खत लिखा, उसके बावजूद वो पद पर बनी रहे? ये तमाम चीजें, ये लगता है कि संसदीय लोकतंत्र की चेतना है इसमें? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहली बात यह कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने ललित मोदी के लिए किया तब वो मुख्यमंत्री नहीं थी। पहली बात, उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते ललित मोदी की किसी भी तरीके से सहायता नहीं की। पहली बात, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात, जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की बात है, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले लंबे समय तक कांग्रेस इस बात के लिए कोशिश करती रही, मांग करती रही, धरना प्रदर्शन करती रही, टेलीविजन चैनल पर दिग्विजय सिंह आए, सीबीआई जांचो। और सीबीआई जांच की खुद शिवराज सिंह चौहान ने सिफारिश की थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जरूरत आवश्यकता नहीं। सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने तब की सर, जब भारती जी को सुबह में डर लगने लगा और इस वजह से उनको नींद नहीं आई शिवराज सिंह चौहान जी को रात भर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच शुरू हुए अभी एक हफ्ता भर बीता है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच की संस्तुति, मध्य प्रदेश सरकार की संस्तुति को स्वीकार किया, एप्लीकेशन को, आवेदन को स्वीकार किया है। यह मध्य प्रदेश सरकार का आवेदन था कि सीबीआई को जांच दी जाए, इसलिए बहुत बड़ा अंतर है। आप पिछले घोटालों में और ये जो व्यापम घोटाला जो सामने आया है, इसकी जांच की भी शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया था। नहीं, तो उनके पास विकल्प क्या था? उनकी नाक के नीचे ये घोटाले होते रहे, तमाम फर्जी भर्तियां होती रही, और उसके बाद आलम ये हो गया कि एक के बाद एक लोग संदिग्ध परिस्थिति में मरते चले गए, उनकी मौत होती रही। क्या उसके प्रति कोई नीतिकता, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं? भारतीय कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं केवल ये कहना चाह रहा था मैं बताता हूँ, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है कि जैसे एक विकल्प ये था कि जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा ने और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि रॉबर्ट वड्रा को क्लीन चिट दे दी, किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ। एक विकल्प ये था उनके पास कि वो कहते कि किसी तरीके का घोटाला नहीं हुआ। क्लीन चिट तो दे ही रहे सर। अभी आप ही कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच भी जारी है, उन्होंने इस तरीके के तमाम बड़े मंत्री से लेकर नेता लोग उन्होंने नहीं हुई है, हाईकोर्ट, दोनों बातें साफ तौर पर नजर आ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया के मामले में क्लीन चिट देने का प्रयास आप लोगों ने किया, सुषमा स्वराज के मामले में हमने स्थिति देखी। मैं ये कह रहा था साहब कि एक प्रक्रिया है,
सीबीआई को दे दिया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे दिया गया है। अब कोई आदमी बैठा वहां पर लंदन में अनर्गल आरोप लगा रहा है, सब पर लगा रहा है, प्रियंका गांधी पर लगा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा पर लगा रहा है, शरद पवार पर लगा रहा है, उनकी तो बोले ही जा रहे हैं वो। क्या हम उनके अनर्गल आरोपों पर जांच का तो इंतजार करेंगे? जांच की प्रक्रिया चालू हो गई है और निश्चित ही जो भी इसमें से परिणाम निकलेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, आप देखिए सांसद भी हैं, आप जमीन से जुड़े नेता, ये बताइए कल को अगर उनके खिलाफ कुछ सबूत आते हैं, हालांकि तमाम सबूत आए हैं जिन्हें आप दरकिनार कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होगी? आपको लगता है कि इस्तीफे लिए जाएंगे किसी से, शिवराज सिंह चौहान से या वसुंधरा सिंधिया से या सुषमा स्वराज से? मुझे पक्का विश्वास है कि चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी हैं। ये वो व्यक्ति है जिसकी मां इन्हें वोट डालने आज भी एक रिक्शा में बैठकर जाती है। ये आदमी किसी के लिए भी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और किसी भी घोटाले को बर्दाश्त नहीं। चलिए ठीक है, मेरे साथ शोभा, बिल्कुल शोभा ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की नेता है। शोभा ओझा जी, यहां पर हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं या फिर आरएसएस के विचारक हैं, उनका यह कहना है कि इस तरह की बात संसदीय लोकतंत्र में नहीं होती है, जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक्शन नहीं लोगे आप तो सदन नहीं चलने देंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब उसका आज हाल इतना बुरा है कि चाहे वो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हो, महाराष्ट्र का चिट्ठी घोटाला हो या फिर वसुंधरा और सुषमा स्वराज जी का ललित मोदी को मदद करने की बात हो, ये तमाम मुद्दे या फिर लैंड एक्विजिशन की हम बात करें, तमाम मुद्दों पर संसद में ये सभी मुद्दे उठेंगे और प्रधानमंत्री जी को इन तमाम मुद्दों पे जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोनों भाई जो बीजेपी और आरएसएस के हैं, अभी कह रहे थे कि व्यापम घोटाले में खुद मुख्यमंत्री ने पहल करी, शिवराज सिंह चौहान ने पहल करी और वो मुद्दा कोई ऐसा नहीं है, सीबीआई की जांच हो रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि 2009 से इतना बड़ा घोटाला है, सीबीआई ने तो अभी पिछले हफ्ते से जांच चालू करी है, तो जो गुलाब सिंह किरार जो कि मुख्यमंत्री के दूर के रिश्तेदार भी हैं और साथ ही वो व्यापम के घोटाले में भी लिप्त थे, एफआईआर उन पे 2014 में हो गई थी, पर उन पे कोई पूछताछ नहीं हुई, उनसे कोई जवाब तलब नहीं किया। और हद देखिए कि इस शिवराज सिंह जी की सरकार ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था, चाहे वो नम्रता देखिए शोभा ओझा जी, ये सारी बातें कई बार सामने आ चुकी हैं, जो आप कह रही हैं एक्सीडेंट जाहिर तौर पर जो सवाल आप खड़े कर रही हैं सब बातों उसमें दम भी है और उस पर कई बात हो चुकी है। मुझे जरा ये बताइए, हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। जी, जो ये बात आप लोग कह रही हैं कि सदन का सत्र हम नहीं चलने देंगे, चलाना आसान नहीं होगा, बीजेपी की मोटी चमड़ी है, हमें एक्शन चाहिए, तो फिर क्या ये माना जाए, ऐसा लग रहा है कि एक्शन तो लेंगे नहीं, तो क्या माना जाए कि ये जो मानसून सत्र है वो भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? मेरे पास वो तमाम बिल की कॉपी है, लोकपाल और लोकायुक्त कानून में संशोधन होना है, रेलवे संशोधन बिल है, वाटरवे बिल है, जीएसटी बिल है, भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन की बात है, ये सारी चीजें फिर धरी की धरी रह जाएंगी। बेनामी ट्रांजैक्शन बिल है, छोटे फैक्ट्रियों के लिए बिल है, जीएसटी है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल है, ये इतने महत्वपूर्ण विषय हैं साहब। क्या ये आपस की नेताओं की छिछालेदारी में आप इतने महत्वपूर्ण विषयों को, देश को इनसे वंचित रखेंगे? क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है आपकी? ये इतने महत्वपूर्ण विषय हम कैसे बलि चढ़ा सकते हैं? ये है कि व्यापम घोटाला हो, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला आज की तारीख में माना जा रहा है, जहां 46 से ज्यादा संदिग्ध मौत हो चुकी है, 77 लाख से ज्यादा बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या वो आपके लिए मामूली बात है? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या पंकजा मुंडे का केस कोई मामूली है? करोड़ों क्या उन्होंने घोटाला किया, गरीब बच्चों की चीकी में भी मिट्टी पाई गई, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। क्या ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए? क्या जो पीडीएस का घोटाला हुआ 36,000 करोड़ का, जहां गरीब लोगों को वंचित किया गया पीडीएस से, क्या वो घोटाला नहीं है रमन सरकार का?
क्या इन विषयों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप माने ना माने, एक बात तो है, शायद ये अंकों में खो रही है। 2,78,000 करोड़ का 2G घोटाला था। सर, उसका परिणाम सामने है, उसका परिणाम सबके सामने है। घोटाला क्या हर्ष हुआ, जिसमें कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ, सबने देख लिया। जी, तो आप भी वही रास्ते पे चल पड़े। बिल्कुल आप उदाहरण बहुत ही अजीब सा उदाहरण दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि इस बेकार की छिछालेदारी में देश की जनता की कोई रुचि नहीं है। देश की जनता चाहती है कि उनके विकास के लिए उनके लिए कुछ करके दिखाए, लोकसभा चले, लोकसभा सकारात्मक रूप से विकास के पथ पर चल के करे। ये बड़ी अच्छी बात है विनोद शर्मा जी। दूसरी बात, जो ये सदन है, ये सबसे बड़ा, यही तो सबसे बड़ा, आप इसमें एक्सपोज कीजिए ना, आप समय लीजिए। कब ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी ने या किसी भी कांग्रेस के नेता ने नोटिस दिया हो और तत्काल सुमित्रा महाजन जी ने उन्हें समय ना दे दिया हो? हम सब जाके सुमित्रा महाजन जी से कहते हैं, तो आप लोगों ने समय देना शुरू कर ही दिया है, भले शुरू की बात अलग हो, जब आप लोग सरकार में आए थे उसके बाद से। विनोद शर्मा जी, जरा मुझे एक बात बताइए, भले भारतेंदु जी माने ना माने, बीजेपी के नेता ना माने इस बात को, लेकिन विपक्ष के दबाव में है तो सही बीजेपी। एनडीए की पहली बार सर बैठक होने जा रही है। मई 2014 में जब से सरकार बनी थी उसके बाद से शिवसेना बार बार मांग करती रही, लेकिन अब जाकर उनको लग रहा है मोदी साहब देखिए वो भी बात देखिए, जब बड़ी पार्टी के खिलाफ छोटी जो पार्टियां किसी भी कोalition में होती हैं, उनके मन में कुछ न कुछ सुगवाहट तो होती रहती है। उनको लगता है कि बड़े फैसले बड़ी पार्टीज ले रही हैं, हमसे कंसल्टेशन नहीं हो रहे। ये हमने यूपीए के दौरान भी देखा था, और मैं समझता हूँ ये इसमें तालमेल, बेटर तालमेल की जरूरत है, और वो शायद बीजेपी बना लेगी। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। हमारे आरएसएस के भाई ने कहा कि शिवराज चौहान के कहने पे याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। ये गलत बात है। देखिए, वहां पर याचिकाएं पहले से थी, और उन याचिकाओं को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात देखिए, यह कुछ वैसी ही गलती शिवराज जी से हुई जैसी कि कांग्रेस से हुई जब 2G के मामले पे भारतीय जनता पार्टी जेपीसी मांग रही थी, और जेपीसी नहीं दे रही थी कांग्रेस। उस दौरान जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो वहां पर सीबीआई मॉनिटर्ड प्रोब भी हो गई और जेपीसी भी हो गई। तो इसको कहते हैं डबल जियोपार्डी अंग्रेजी में, कि एक ही चीज के लिए दो बार पनिशमेंट हो गई कांग्रेस। उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कह तो दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, लेकिन उनकी बात चली नहीं। सीबीआई ने खुद से इंक्वायरी ऑर्डर की, और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ऑर्डर की। उन्होंने तो याचिका हाई कोर्ट में दी थी, क्योंकि हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे पहले हाई कोर्ट का ये जजमेंट था कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। आप समझेंगे नहीं मेरी बात को? एक बात ये। दूसरी बात, देखिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस को पारित करवाने का मुख्य काम सत्तारूढ़ दल का होता है, ये उसका बिजनेस है। हाँ, ऑपोजिशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिव टर्म्स में, अनुपात में कम है, क्योंकि उसका काम तो विपक्ष विरोध करना है। ज्यादा मैं समझता हूं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी पे है। और जो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिग्नेशन है हमारे देश में, आरएसएस के प्रतिनिधि इस बात को समझेंगे, क्योंकि आरएसएस वाले ये कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम भारत की संस्कृति को ज्यादा समझते हैं, शायद कुछ हद तक सही भी कहते हैं, कि जो त्याग पत्र देता है, जो पावर को रिनंसिएट करता है, उसकी इज्जत होती है समाज में। और पॉलिटिक्स ऑफ रेजिग्नेशन कोई ड्रामेबाजी नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर पहली ही आवाज पे शिवराज सिंह ने इस्तीफा दे दिया होता, वसुंधरा ने दे दिया होता, और सुषमा जी जिनका एक रसूख है, उनसे गलती हुई है, लेकिन अगर उन्होंने दे दिया होता तो आज के दिन उनके कद बहुत ऊंचे होते। क्योंकि विनोद जी, आपने सुषमा स्वराज का जिक्र कर दिया, तो उनका एक बयान मेरे जहन में आ रहा है। आज उन्होंने एक बात कही है कि किसी भी व्यक्ति का बड़प्पन इस बात से जांचा जाता है कि उसने अपने इर्द गिर्द निर्भयता का वातावरण बनाया है या फिर भय का वातावरण। इससे भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, चूंकि कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया है कि सदन चलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बीजेपी अपनी जगह अड़ी हुई है। अब सवाल यही कि क्या मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। इन सब के बीच आज सुषमा स्वराज का एक ऐसा बयान आया है जिससे कई सवाल खड़े हुए हैं। आप जरा वो बयान पहले सुनिए, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे।
संबंध मेरे सुदर्शन जी से बने वो पितृतुल्य नहीं थे, वो मातृतुल्य थे। और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का बड़प्पन सबसे ज्यादा इस बात से जांचा जाता है कि उसने अपने इर्द गिर्द निर्भयता का वातावरण निर्मित किया है या भय का। अगर भय का वातावरण है तो कोई कार्यकर्ता आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने निर्भयता का वातावरण निर्मित कर दिया तो कोई भी कार्यकर्ता निसंकोच आपसे अपनी बात कह सकता है। उन्होंने वो मातृभाव निर्मित किया था कि एक तो ये आश्वस्ति थी कि ये बात आगे कहीं जाएगी नहीं, वो अपने पेट में डाल लेंगे, और दूसरा ये कि वो सही युक्त उत्तर भी देंगे। और इसीलिए मैंने उस संदेश में कहा है कि उन्होंने हर तरह का अधिकार दे रखा था। निर्भयता से बात करने की जहां स्वतंत्रता थी, वहां हट से अपनी बात मनवाने का अधिकार भी था। अब सुषमा स्वराज जी को अचानक इस वातावरण की क्यों चिंता होने लगी है, ये एक सवाल है। और कुंवर भरतेंदु जी, आप अगर वाकई आपको लगता है निर्भयता का वातावरण है आपकी पार्टी में, तो जरा बताइए इशारा किस तरफ है ये सुषमा स्वराज का? मैं इसका उत्तर तो माननीय विदेश मंत्री ही जी दे पाएंगी। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हर मंगल सुबह को होती है और उसमें सब खुल के बात करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा भूमि अधिग्रहण बिल का, जिसमें हमने सबने अपनी चिंताएं व्यक्त करी, हमारी बातें लिखी गई, मानी गई, और केवल हमारी ही नहीं, बीजू जनता दल के द्वारा भी जो चिंताएं व्यक्त की गई थी, 5 में से 4 बिंदु उनके भी हमने उसमें सम्मिलित किए गए। अच्छा। जो लोकतंत्र का एक तरीका है, उसकी एक जॉइंट कमेटी बनी। अभी अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता जो बात कह रही थी, उस जॉइंट कमेटी में 672 रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, और दिन रात काम करने के बाद वो ज्वाइंट कमेटी केवल 52 रिप्रेजेंटेशंस को सुन पाई है। इस वजह से उन्होंने कुछ और समय मांगा है। अब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे तो चलने देंगे आप। मैं आरएसएस के विचारक का रुख करना चाहूंगा। अवनीश अवस्थी मेरे साथ बने हुए हैं। अवस्थी साहब, कहीं ना कहीं तो इशारा होगा, ये जो वातावरण की चिंता अचानक सुषमा स्वराज को होने लगी, जो बात उन्होंने कही है, मैं कोट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यक्ति का बड़प्पन इस बात से जांचा जाता है कि उसने अपने इर्द गिर्द निर्भयता का वातावरण बनाया है या भय का। ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी सुषमा स्वराज को आज? जी अखिलेश जी, ये तो बिल्कुल साफ सी बात है। अगर सुषमा जी ये बात साफ कह रही हैं तो निर्भीकता का वातावरण है तभी कह रही है वो। अगर निर्भीकता का वातावरण नहीं होता तो वो कह नहीं पाती सार्वजनिक रूप से ये बात। इसलिए अखिलेश जी, आपके सवाल में जो अंतर विरोध है ना, अच्छा, कि सुषमा जी ये बात जो कह रही हैं, ये तभी कह पा रही हैं क्योंकि ऐसा वातावरण है। अच्छा जी, क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता सोनिया या राहुल के खिलाफ कह सकता है? क्या बीएसपी का कोई कार्यकर्ता मायावती के खिलाफ कह सकता है? क्या समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुलायम सिंह कह सकता है? ये लोकतांत्रिक पार्टी का एक निर्भीक, देखिए कितना अच्छा वातावरण है। शोभा ओझा जी, देखिए आपने सुना आरएसएस के विचारक को, बीजेपी के नेता को, इतना बढ़िया वातावरण है कि कहीं भी कोई भी कुछ कह सकता है। निश्चित हम कहते हैं, हर मंगल को कहते हैं। इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैं किसी भी पार्टी की किसी भी पार्टी से तुलना नहीं करना चाहता। ये क्लियर कर दिया कि सुषमा जी जो कह रही हैं वो मोदी जी के लिए कह रही हैं। उनने अपनी बात से साफ कह दिया अपने नेता के खिलाफ सुषमा जी ये कह रही हैं। उन्होंने ये प्रश्न करके बता दिया है कि वो किसके लिए कह रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे पूरी तरह से मेरी बात रखने दीजिए। आप बोल रहे थे, आपके बीच में मैंने बोली, आप अपने थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात जो मेरे भाई बीजेपी से है, उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन बिल पे तमाम संगठनों से उन्होंने विचार लिए हैं। तो उनको बता दूं, जो आरएसएस के भाई बैठे हैं उनसे पूछ लें वो कि किसान संघ क्या आपके ऑर्डिनेंस का साथ दे रहा है, या आप ही का मजदूर संगठन क्या इस ऑर्डिनेंस का साथ दे रहा है, क्या आपके अलायंस इस ऑर्डिनेंस का साथ दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। और ये बिल जब बना था, आपको याद दिला दूं, स्टैंडिंग बिल पे बाद में आऊंगा, बिल पे बाद में आऊंगा। विनोद शर्मा जी होती थी और आप विचारक कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा वातावरण, इसलिए सुषमा स्वराज ने ये बात कही। लेकिन अगर उन्होंने बात कही है तो कुछ तो वजह होगी। लोग पलट रहे हैं। विनोद शर्मा जी, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि बुरा मत मानिएगा, मेरा वो क्या नाम है इनका, शोभा जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाया था और आप लैंड बिल पे चली गई। लैंड बिल तो एड नॉसियम डिस्कस हो चुका है। तो भी कहिए आप, लैंड बिल पे तो एक राय हो चुकी है।
ये आरएसएस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं ये भी मन से लैंड बिल के पक्ष में नहीं है। ये बात अलग है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहेंगे, वो उनकी समस्याएं हैं। देखिए आपकी भी ऐसी समस्याएं होती रही है जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं। बात मुझे कहने दीजिए सर, मुझे उस एंकर ने बोला आप बोल लीजिए पहले, कहने दीजिए, आप बोल लीजिए फिर उसके बाद बात करूंगा। नहीं, विनोद जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मन की बात आजकल हर कोई करता है, प्रधानमंत्री भी। देखिए, और आपने कहा, अवस्थी जी आपने कहा कि इस बात का प्रतीक है कि बोलने की आजादी भारतीय जनता पार्टी के भीतर। देखिए, आरएसएस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या हो रहा है कोई और नहीं जानता। देखिए, आरएसएस जो है वो जननी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इस बात पे आपको विचार करना पड़ेगा कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की आज के दिन कितनी तंदुरुस्ती है भारतीय जनता पार्टी में। इसमें विचार करना पड़ेगा आपको, वरना ये पार्टी भी कुछ वैसी ही हो जाएगी जिस पार्टियों पे आप तनकीद करते हैं, वैसी ही हो जाएगी ये पार्टी, और हो गई है काफी हद तक। देखिए, आज के दिन डॉक्टर राय जो हैं, जो कि विसल ब्लोअर थे व्यापम स्कैम में, उन्होंने आपके संस्था पे आरोप लगाया है हिंदू अखबार में कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता था और मैं व्यापम स्कैम में विसल ब्लोअर बना, और उसके बाद आरएसएस ने मुझे अपने आप से जुदा कर लिया, मुझे अपनी मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया। अब बताइए, ये आग तो जननी तक पहुंच रही है, तो इसलिए आपको मिलकर बैठना पड़ेगा। देखिए, इस देश में पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की जरूरत है, और इसीलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूं। ठीक है। और अवनेश जी, एक चीज और बताइए, सुषमा स्वराज आगे ये भी कहती है कि निर्भयता से बात करने की स्वतंत्रता थी सुदर्शन जी के साथ। तो जब ये बात वो कह रही है कि उनके साथ बात करने की स्वतंत्रता थी, तो कहीं तो स्वतंत्रता नहीं है, तभी तो उन्हें कहने की आवश्यकता पड़ी इस मंच से। नहीं, अखिलेश जी, मैं यही बात कह रहा हूं आपसे कि जब सुदर्शन जी थे तब भी विपक्षी दल यही कहते थे कि वहां पर कोई आवाज नहीं उठा सकता, जो संघ का आदेश आ गया वही मानना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि विनोद जी ने आज एक बात कही कि भाजपा में, बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है ये बात संघ से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए कम से कम अगर ये बात विनोद जी मानते हैं कि संघ से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो कम से कम मेरे कहने पर विश्वास तो कीजिए। वहां पर एक आदमी की चलने वाली नहीं है, वहां पर बाकायदा समूह में चर्चा होती है, समूह में निष्कर्ष होते हैं, समूह में निर्णय होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका आदेश 10 संघ में कोई 10 जनपद नहीं है, संघ में कोई यादव फैमिली नहीं है, संघ में कोई बसपा सुप्रीमो नहीं है, जहां पर एक व्यक्ति की इच्छा के कारण पूरी भाजपा, पूरा कोई राजनीतिक दल अपने निर्णय करता हो, अपना एजेंडा तय करता हो। अच्छा, ये बड़ी साफ सी बात है, और संघ को जानने वाले ये बात लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। बोलने इसमें कोई छिपी हुई बात शोभा ओझा जी, देखिए इशारा आप ही की तरफ है और आप इतनी देर से खामोश है। देखिए, मैं मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि सुषमा जी ये बात कह रही हैं, ऐसा है तो अगर भाजपा में ये आंतरिक, क्या कारण, अगर भाजपा में ये आंतरिक लोकतंत्र न होता, तो अगर भाजपा में ये आंतरिक लोकतंत्र न होता तो सुषमा जी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है। ये सबसे बड़ा सबूत है। आप लेकिन उन्हें ये बोलना क्यों पड़ा? इसकी तरफ आप कुछ नहीं इशारा करना चाह रहे हैं। एक मिनट, शोभा ओझा जी अपनी बात रखना चाह रही है। मैडम आप बोलिए जी। शोभा ओझा कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। देखिए, मैं अवस्थी जी से यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर इतनी स्वतंत्रता है तो सुषमा स्वराज जी, जो कि बहुत सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी की, उनको ये बात कहने की आवश्यकता आज क्यों पड़ी? क्या ये इस बात को इंगित नहीं करता कि जो भ्रम आप फैला रहे हैं उससे ठीक परिस्थितियां उल्टी है और स्वतंत्रता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गई है? भारतेंदु जी, ये शोभा जी, जो पार्टी के भीतर है ये वे लोग ज्यादा जानते हैं कि कितनी आंतरिक स्वतंत्रता है। आवश्यकता पड़ने का सवाल नहीं है, सवाल ये स्वतंत्रता का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूं जो आपके तमाम पुराने नेता बोल रहा है इस बात को, अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है तो तभी बोल पा रहा है जबकि उसके पास स्वतंत्रता है वो। ठीक है जी। भारतेंदु जी, जरा एक बात बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुदर्शन साहब वाले कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूं कि सुदर्शन जी का जो स्वदेशी मॉडल था वो लेकर आगे बीजेपी को बढ़ना है, या फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के की जो नीतियां उनको लेकर आगे बढ़ना। इसी तरह के जो बार बार बयान दिए जाते हैं, इसका मतलब कि आप लोग कहीं किसी को तवज्जो देते नहीं है, कोई ऐसा मंच है नहीं जहां पर जाकर वो अपनी बात ये रख सके, इसलिए बाहर कहीं किसी कार्यक्रम उन्हें कहना पड़ता है। पार्टी के अंदर चल रही है क्या किसी की भी?
मैं आपको बार बार बता रहा हूं साहब, हर मंगल को पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है। इसी प्रकार से संगठन में भी अलग अलग बैठकें निरंतर चल रही हैं। बैठकें तो हर जगह होती हैं, चाय भी पीते हैं लोग, वहां पर पानी की भी व्यवस्था की जाती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें क्या अपनी बात ऐसी कुछ आप रख पाते हैं जिसको लेकर हामी भरवा लेते हैं आप? पूरे पुरजोर से बहस होती है। बैठक में अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और हम अपनी बात को पूरे जोर से कहते हैं। अच्छा। सबको बड़ी चिंता थी भूमि अधिग्रहण बिल की। हाँ। जब तक हमने उसमें परिवर्तित करके और अपने सुझाव नहीं वहां पे अपने डलवाए, तब तक वो पेश नहीं हुआ। उसके बाद अगर विपक्ष, उसके बाद भी उसे ज्वाइंट कमेटी पर भेज दिया गया है। तो क्या लोकतंत्र की व्यवस्था में इनका विश्वास है? फिर यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं को विनोद शर्मा जी क्यों कहना पड़ता है कि हम लोग तो ब्रेन डेड हो चुके हैं? देखिए ऐसा है, हाँ। यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि मुझे तो ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, हाँ। क्योंकि मैं 75+ हूं। अरुण शौरी जी ने कहा कि हेडलाइन मैनेजमेंट चल रही है। आडवाणी जी ने इमरजेंसी पे टिप्पणी की। उमा भारती ने कहा मैं भयभीत हूं। और अब सुषमा जी कहती हैं कि डर का वातावरण। मैं पत्रकार हूं, उड़ते हुए तिनके जो हवा में है उनको पढ़ने की मेरी आदत है, तो इसलिए बहुत माजरत से अवस्थी जी आपसे मैं कह रहा हूं। देखिए, संघ के नेशनलिज्म को आप उसके ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म को क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका मिलिट्री नेशनलिज्म हो जाता है, कभी रिलीजियस नेशनलिज्म हो जाता है, हिंदू नेशनलिज्म हो जाता है, लेकिन उनके नेशनलिज्म को कोई क्वेश्चन नहीं करता। और मैं समझता हूं कि आपकी राष्ट्रीयता इसी बात से इंगित होगी कि आप भारतीय जनता पार्टी को वैसी पार्टी बनाएं जो किसी पर्सनैलिटी कल्ट के आसपास नहीं घूम रही हो, वरना आपकी जो तर्क कांग्रेस के खिलाफ हैं वो सब निरलकर हो जाएंगे, बहुत वीकन हो जाएंगे और आपकी बात में दम नहीं रहेगा। और सरकारें तो इकबाल पे चलती है, पॉलिटिकल पार्टी संस्थाएं इकबाल पे चलती है, जनता के विश्वास पे चलती है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। वो बिगड़ रहा है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन अवस्थी जी, अगर आप लोग की वाकई सुनी जा रही होती ना, तो जम्मू कश्मीर में शायद ये सरकार ही नहीं चल रही होती जिस तरीके से अभी वहां सरकार चल रही है, और अभी भी वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। तो क्या मानसून सत्र में कामकाज हो पाएगा? क्या मानसून सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष का मुकाबला कर पाएगी? सवाल इस तरह से कांग्रेस के तेवर और तमाम विपक्षी दलों के तेवर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि आसानी से कोई भी बिल पास हो पाएगा। और इस बीच दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया वो जरा देखिए, उस टेक्स्ट पर नजर डालिए, उसका जो मजमून है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अमित शाह ने वसुंधरा और शिवराज को तलब किया है, क्या वो मोदी और आरएसएस के पास उनसे इस्तीफा मांगने की हिम्मत है? मुझे संदेह है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई नहीं मारता। यह कहना दिग्विजय सिंह का। कुंवर भारतेंद्र जी, आप इस तरह के मौके ही क्यों दे रहे विपक्ष को, जो इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी साहब को मौनेंद्र जी तक कह दिया गया, क्यों ये अवसर आप दे रहे हैं? आप लोग तो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते थे। देखिए साहब, ये मनमोहन जी नहीं है, निश्चित नहीं है। ये प्रधानमंत्री देश के बहुमत लेकर आए हैं। आरोपों पर तो खामोश है पूरा विश्वास, इन तमाम आरोपों पर तो वो खामोश है। एक शब्द तक उन्होंने नहीं बोला। आरोप इतने गंभीर हैं कि इनके बारे में ट्विटरिंग नहीं होगी, इनके बारे में बयान दे देते हैं। वो दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, सभाओं में जाते हैं, कहीं नहीं बोलते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे गंभीर होते हैं जम्मू कश्मीर में जाकर सर उन्हें दामाद जी कहने का ख्याल आ जाता है, लेकिन इन चीजों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें केवल संसद पे ही, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। ये गंभीरता है, पूरा देश इन मुद्दों से पर चिंतित है और मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री पहले भी बड़ी गंभीरता से और विस्तृत बोले हैं लोकसभा में, और वो पुनः भी बोलेंगे लोकसभा जी। देखिए, मैं क्या मुझे नहीं सुन पा रही है क्या शोभा ओझा जी? देखिए, जिस तरह से पूरे इन तमाम मसलों पे प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे रहे, वैसे तो बहुत मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, ट्वीट करते हैं,
प्रधानमंत्री जी की ताकत ही उनकी ओरेटरी स्किल है और इन तमाम मुद्दों पे उनकी चुप्पी और जिस तरह से तमाम मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्हीं की पार्टी के अडवाणी जी जो कि शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल देके कहा था कि हवाला में मेरा नाम आया था और मैंने रिजाइन किया था और जब मुझे क्लीन चिट मिली उसके बाद धर्म निभाने की सलाह उन्होंने दी थी। आखिरी कमेंट अजनिवेश जी आपसे मैं चाहूंगा, ये बताइए क्या ये भी आपको लगता है कि आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम आरोपों पर एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं? प्रधानमंत्री निश्चित बोलेंगे, आप लोकसभा तो चलने दीजिए। ऐसा कब हुआ है कि संबंधित मंत्री ना बोला हो लोकसभा में और प्रधानमंत्री जब भी लोग वक्त नहीं है सर, मैं एक कमेंट लेने दीजिए। प्रधानमंत्री बोले हैं सर, अखिलेश जी अखिलेश जी बोलिए। अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलने का हक है। वे जब चाहेंगे बोलेंगे, वे जब चाहेंगे जो बात करेंगे, जिस भी विषय पर देश के हित में जो भी बातचीत होगी, जो भी उनका मंतव्य होगा, वे निश्चित रूप से प्रकट करेंगे। लेकिन विपक्षी आरोपों के आधार पर तत्काल वे जवाब दें, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, बीजेपी जो इस बार जीती प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीती थी सर, ये आपको भी पता है। ये जिस तरीके का चुनाव हुआ था और इन तमाम आरोपों पर अगर मोदी खामोश है तो कई सवाल खड़े होंगे। विनोद जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा सर, माफी चाह रहा हूं, बिल्कुल वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जब मोदी खामोशी तोड़ेंगे, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए तब तक।